प्रस्तुत है नागराज। नागराज सीरीज का प्रथम कॉमिक्स आतंकवादी गिरोहों की तबाही का देवता। दोस्तों नमस्कार। विशेष नन्ही दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष ग्रुप के कई सारे चैनल पहले से चल रहे हैं और इन पर कई सारे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। उन्हीं वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप जैसे कई दर्शकों ने हमसे आग्रह किया था कि हम उनके बचपन के ज़माने की कॉमिक्स सीरीज़ के लिए भी एक चैनल तैयार करें, और इसे देखते हुए हमने विशेष नन्ही दुनिया नाम से एक नया चैनल चालू किया है। आज हम इस चैनल में सबसे पहले राज कॉमिक्स की तरफ से जारी किया गया नागराज कॉमिक्स सीरीज़ का प्रथम कॉमिक्स प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं राज कॉमिक्स की एक दुर्लभ खोज नागराज के साथ। इसकी चित्रकथा तैयार की है परशुराम शर्मा ने, चित्रांकन है प्रताप मुलिक का और इसके संपादक हैं मनीष चंद्रगुप्त। इसे वीडियो के रूप में संकलित करने का और ध्वनि देने का काम मैंने किया है, यानी डॉक्टर विवेक पाठक ने किया है, और हमने विशेष नन्ही दुनिया टीम का भी निर्माण किया है। आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। संसार में फैले उग्रवादी संगठनों के नेताओं को प्रोफेसर नागमणि ने गोपनीय निमंत्रण भेजा है। बरसों से नागमणि का संपर्क इन लोगों से बना हुआ था। प्रोफेसर द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिला करती थीं, लेकिन इस बार तो कोई विशेष बात थी। प्रोफेसर ने उन्हें सूचना दी थी कि वह आतंकवादी गिरोहों के लिए सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कामयाब हो गया है और अब अपने इस हथियार को किराए पर चलाना चाहता है। उसने इस हथियार का नाम रखा था नागराज। इस कहानी की शुरुआत होती है रंगून से। रंगून की एक आलीशान इमारत में विभिन्न देशों से आए आतंकवादी नेता एकत्रित हो रहे थे। वे आपस में बात कर रहे थे। कोई कह रहा था यहाँ का मौसम खासा गर्म है। कोई कह रहा था कनाडा और बर्मा की भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है। मिडिल ईस्ट से आए उग्रवादी बात कर रहे थे, अगर नागराज हमारे मतलब का हथियार हुआ तो। दूसरा कहता है हम मिडिल ईस्ट को हिला कर रख देंगे। तभी वहां घोषणा होती है, अटेंशन प्लीज, आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपनी अपनी सीटें ग्रहण कर लें। सब लोग इमारत के हॉल की तरफ बढ़ने लगे। वो सोच रहे थे कि शायद प्रोफेसर नागमणि अपने हथियार की बोली लगवाना चाहता है। इमारत के सेंट्रल हॉल में बैठा प्रोफेसर नागमणि बोलता है, दोस्तों, नागराज के निर्माण में मैंने अपनी जिंदगी के 20 बहुमूल्य वर्ष गंवाए हैं। एक नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया था और आज उसकी 21वीं वर्षगांठ है। उसके भीतर जो थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं वो अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वह इस समय आपके लिए संपूर्ण हथियार बन चुका है। उग्रवादी प्रश्न पूछना चालू करते हैं, क्या वह कोई कंप्यूटर है? दूसरा कहता है हम तो उसका प्रदर्शन देखना चाहेंगे। तीसरे ने कहा, जब तक हम उस हथियार की धार नहीं देख लेते कैसे यकीन करें? प्रोफेसर नागमणि कहता है, उसी के लिए आप सबको बुलाया है। आप उसकी उपयोगिता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। वह कंप्यूटर नहीं है, परंतु इंसान होते हुए भी कंप्यूटर से तेज कार्य की क्षमता रखता है। उग्रवादियों में चर्चा छिड़ गई। आश्चर्यजनक, एक इंसान कंप्यूटर को मात कर जाए? हो सकता है यह गप हो। प्रोफेसर नागमणि कहता है, नागराज अभी आपके सामने मंच पर प्रकट होगा, जहां आप उसकी क्षमताओं और ताकत का प्रदर्शन देख सकते हैं। नागराज मंच पर प्रकट हो गया। सभी मेहमानों को नागराज का अभिवादन। प्रोफेसर नागमणि कहता है,
आप लोग दुनिया में खतरनाक आतंकवादी संगठनों के सरदार हैं। आप सभी किसी न किसी फन में महारत हासिल किए हुए हैं। आप में से 4 ऐसे व्यक्ति मंच पर आ जाएं जिनका निशाना अचूक हो। हॉल में 4 व्यक्ति उठकर मंच पर आ गए। नागमणि कहता है, सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दें। वे अपना परिचय देने लगे। मुझे जॉनी कहते हैं। मैं टेक्सास का सबसे खतरनाक गनमैन हूं, जिसकी कोई भी गोली आज तक खाली नहीं गई। मुझे यूसुफ बिन अली कहान कहते हैं। मिडिल ईस्ट में मुझे मौत का सौदागर कहा जाता है। अगर आप कहें कि उड़ती चिड़िया की आंख पर गोली मारनी है तो गोली आंख पर ही लगेगी। मैं डॉन हूं, यूरोप का सबसे खतरनाक गन मास्टर। मैं हूं हुड। पश्चिमी जर्मनी में मुझे निशाने का रॉबिन हुड कहा जाता है। नागमणि कहता है, आप लोग शपथ लें कि अपनी गोली से नागराज को खत्म करके ही नीचे उतरेंगे। वे सभी कहते हैं, हम सब कसम खाते हैं। प्रोफेसर नागमणि कहता है, मैं इस घड़ी में अलार्म भर रहा हूं। 1 मिनट के अंदर अंदर अलार्म बजेगा और अलार्म बजते ही आप अपनी गन निकालकर नागराज पर फायर कर सकते हैं। 1 मिनट बाद अलार्म बजता है। तभी लोगों में हड़कंप मच जाता है। लोग पूछते हैं, क्या हुआ? कोई कहता है, उन्हें क्या हो गया? अरे सांप, उनकी कलाइयों पर मैंने सांप देखे थे। लेकिन सांप अब कहां है? कोई पूछता है, क्या चारों मर गए? नागमणि आदेश देता है, नागराज, उन्हें जीवन दान दो। चारों को नागराज के जहरीले सांपों ने डस लिया था। नागराज उनका जहर खींचकर उन्हें जीवित बनाने में सक्षम था। शीघ्र ही प्रोफेसर नागमणि पूछता है, आप चारों ने क्या देखा? एक उग्रवादी कहता है, मैं कुछ देख ही नहीं पाया। जैसे ही रिवॉल्वर मेरे हाथ में आया, मैंने कलाई पर एक सर्प को लिपटे देखा, जो डंक मारते ही न जाने कहां गायब हो गया। यही हमारे साथ भी हुआ। चारों वापस अपनी सीटों पर बैठ गए। नागमणि कहता है, अब मैं किसी फाइटर को तलब करता हूं, जो जिस विद्या का फाइटर होगा, नागराज उसी फन का प्रदर्शन करेगा। 2 फाइटर सामने आते हैं। मैं मार्शल आर्ट का महारथी हूं। यस, आई एम ए कुंग फू मैन। मार्शल आर्ट के दोनों योद्धा मंच पर आ गए। नागमणि कहता है, और कोई है इस आर्ट का महारथी? नागराज, तुम दोनों का अकेला प्रतिद्वंदी होगा। इसे खत्म कर दो। और फिर ठक 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 नागराज की आवाज आती है। उग्रवादी कहते हैं, यह तो स्नेक हैंड है। दूसरा कहता है, मैं इसके सामने पहले बच्चे की तरह लड़ा। नागराज सांपों की रस्सी छोड़ता है। उग्रवादी बोलते हैं, कमाल है, सांपों की रस्सी बनी है और नागराज उस पर झूलता हुआ। माय गॉड। बातचीत चालू होती है। क्या तुम लोग नागराज की और कोई परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं, हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। प्रोफेसर नागमणि, आपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। अब नागमणि बोलता जाता है, इसके अलावा भी नागराज की बहुत सी विशेषताएं हैं, जो समय आने पर आपको मालूम हो जाएंगी। गोलियों से छलनी होने पर नागराज खुद ही उन्हें निकालकर अपने मार्ग पर चलता बनेगा और इसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं टपकेगा। इसके शरीर के रक्ताणु आम इंसानों की तरह नहीं है। उनकी प्रक्रिया बड़ी तेज और सुरक्षित है। नागराज के जिस्म पर जख्म होते ही उनका काम मशीनी अंदाज में शुरू होता है। पहले ये रक्ताणु अंदर पहुंच चुके हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं और फिर किसी माहिर सर्जन की तरह जख्म को बंद कर देते हैं। यह क्रिया बड़ी तेजी से होती है और इस बीच इनका दूसरा दल घाव के रक्तस्राव को रोके रखता है। और यह हथियार दुनिया के आतंकवादी गिरोहों के लिए तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में इसका कोर्स स्वतः पूरा हो जाएगा।
और 5 साल बाद नागराज दीवारों से आर पार होने का कमाल हासिल कर लेगा। किसी दूर की वस्तु को इच्छा शक्ति से स्पर्श किए बिना उठा लेगा। लोग सोचने लगते हैं, गप ही लगती है यह बात। लेकिन डॉन बुलडॉग कुछ और ही सोच रहा होता है। मुझे आसाम में तोड़फोड़ के लिए इसकी तुरंत जरूरत है। प्रोफेसर नागमणि कहता है, अब नागराज की बोली लगेगी। सबसे ऊंची बोली को नागराज को भाड़े पर लेने के लिए रेट तय समझा जाएगा और ऊंची बोली वाले को नागराज के प्रयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। नागमणि यह भी सोचता है, और मैं इसी जगह बैठे बैठे दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। उधर बोली शुरू की जाती है। कोई कहता है $5,000, कोई कहता है 10,000। बोली बढ़ती है, $50,000। बुलडॉग आवाज लगाता है, $1,00,000। नागमणि कहता है, अंतिम बोली $1,00,000। तो नागराज एक मिशन की कीमत $1,00,000 की निश्चित की जाती है। मिस्टर बुलडॉग की बोली सबसे ऊंची है, इसलिए इन्हें नागराज का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। और मिस्टर बुलडॉग के सम्मान में हम आज शाम एक पार्टी देंगे। शाम को पार्टी में, मिस्टर बुलडॉग बधाई हो, क्या आपने हिंदुस्तान में तोड़फोड़ के लिए कोई बहुत बड़ा ठेका लिया है? बुलडॉग कहता है, यह तो सौदा है भाई, मैं उसे 1 करोड़ का डाका भी उससे डलवा सकता हूं। फिर तो तुम्हारी निगाह में जरूर ही कोई बहुत बड़ा खजाना है। बुलडॉग कहता है, अपना अपना कारोबार है। लोग उसे शुभकामनाएं देते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम अगले माह की बुकिंग कर लेंगे। आतंकवादी गिरोहों के सरदारों का यह सम्मेलन समाप्त हो गया और बुलडॉग नागराज को लेकर चल पड़ा। हेलीकॉप्टर में उनके बीच बातचीत होती है। नागराज, तुम्हें कबीले वालों के मंदिर से एक प्राचीन मूर्ति चोरी करनी है। वह मूर्ति बहुत प्राचीन है, सभी कबीले वाले उसकी पूजा करते हैं और वह 1 करोड़ रुपए मूल्य की है। मूर्ति तो कोई भी चोरी कर सकता है। तभी उनका हेडक्वार्टर आ जाता है। हेडक्वार्टर आ गया है, बाकी बातें नीचे होंगी। नागराज, देवी की मूर्ति चोरी करना इतना आसान होता तो कभी की वह मूर्ति चोरी कर ली जाती। मुश्किल क्या है? कबीले के मंदिर में रखी वह मूर्ति पौराणिक है और कबीले के लोग उस मूर्ति के लिए प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। मैं उस मूर्ति को आसानी से चुरा लाऊंगा। लेकिन फिर भी देवी की मूर्ति चोरी करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले सैकड़ों नाग करते हैं। नाग? नाग वैसे तो किसी को भी कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई मंदिर में बुरी नीयत से जाता है तो वह उसे डस लेते हैं। हमारे 5 आदमी मारे जा चुके हैं। यह तो बहुत विचित्र मामला है। मैं मूर्ति चुरा लाऊंगा। नागराज पूछता है, उस मूर्ति की सुरक्षा का क्या प्रबंध है? उस मूर्ति की सुरक्षा एक सन्यासी भी करता है। लोग उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से पुकारते हैं। वह सन्यासी असम के जंगलों में कहीं रहता है, लेकिन निवास किसी को मालूम नहीं। वह सफेद बालों वाला शक्तिशाली इंसान है। वह मुझे नहीं रोक सकेगा। वह एक चमत्कारी इंसान है। लोग कहते हैं कि उसकी आयु 200 वर्ष है। सभी कबीले वाले उसकी बात मानते हैं। मैं उसका भी खेल खत्म कर दूंगा। नागराज ने मिशन पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली। क्या तुम किसी को साथ ले जाना चाहोगे? नहीं, बस राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ देगा। मैं तुम्हें पुल के पास छोड़ दूंगा। वापसी में जीप वहीं मिल जाएगी। पुल पार करके नागराज बस्ती में पहुंचा। बस्ती में इंसानों का पहरा भी है। इसे गुजर जाने दूं। जागते रहो। मंदिर के पार्श्व भाग में बड़ी खतरनाक पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर इसकी पिछली दीवार खड़ी है। नागराज खुरदोरी दीवार पर आसानी से चढ़ गया और फिर शीघ्र ही
नागराज नागरस्सी का प्रयोग करता है। नागरस्सी बनाकर नागराज नीचे उतरता है। अब चलूं नीचे मंदिर के अंदरूनी प्रांगण में। नीचे पहुंचने पर बाहर के कपाट बंद हैं और मैं अंदर आ गया हूं। अब यह दरवाजा। नागानंद, नागराज का दायां हाथ। नागानंद, तुम जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जाता है। ओह, दरवाजा खुल रहा है। मेरे शागिर्द ने अपना काम दिखा दिया। बड़ा अलौकिक प्रकाश है यहां। तभी सांपों ने नागराज को घेर लिया। अरे नादानो, मुझ पर जहल उगल रहे हो। ठहरो, अभी चखाता हूं मजा। नागराज के शरीर पर डसने वाला सांप पानी बनकर पिघल जाता था। देख लो नागराज पर जहर उगलने का अंजाम। बचे हुए नाग नागराज की जहरीली फूंकारों से धराशायी हो गए और फिर नागराज मूर्ति की तरफ लपका। लेकिन तभी यह मुकाबला जोरदार रहेगा। मेरी जहरीली फूंकार का इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसका मतलब यह किसी विशेष दर्जे का नाग है। उफ, काफी खतरनाक बला थी। सचमुच इस मूर्ति को चुराना आसान काम नहीं। लेकिन अब यह मूर्ति मेरे हाथों में है। अब यहां से चलना चाहिए। और फिर गश्त करते चौकीदार ने मंदिर के गुंबद पर प्रकाश देखा तो वह कौन है मंदिर के गुंबद पर? बस्ती में शंख और तुरही बज उठे, जो खतरे का संकेत था। ओह, खतरा! मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए। वह भाग रहा है। पकड़ो, घेर लो, जाने ना पाए। कबीलों को खबर कर दो, चारों तरफ से घेरा डालो। भाले चलने लगे। तीर भालों की बौछार चल पड़ी। नागराज नाग छोड़ता है। लोगों में हड़कंप मच जाता है। सांप, सांप, सांप! नागराज पहाड़ी पर भाग जाता है। चारों तरफ घेरा डाला जा रहा है। मशालें ही मशालें। साए! मुझे इन ऊंचे वृक्षों का सहारा लेकर इनके सिरों के ऊपर से गुजर जाना चाहिए। लोग चिल्लाते हैं, अरे कहां गया? एक कहता है, वो देखो उस पहाड़ी पर है। कमबख्त, पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। क्यों न इन पर बड़े पत्थरों को लुढ़का दूं। अब इन तीर भालों से कुछ नहीं होने वाला। शीघ्र ही नागराज पुल पर पहुंच गया। वहां जीप खड़ी थी। वह जीप में सवार हो गया। कुछ आगे बढ़ने पर ओह, सड़क पर पेड़ गिरा है। गाड़ी आगे नहीं निकल सकती। इस पेड़ को सड़क से हटा दूं। ऐसे ऐसे पेड़ों को तो मैं उखाड़ कर फेंक सकता हूं। ओह, पूरी ताकत लगाने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हो रहा है। कोशिश करके देखो, शायद तुम इसे हटाने में सफल हो जाओगे। जब तक इस पेड़ की शाख पर मेरा पांव जमा हुआ है, तुम इसे उठा नहीं सकते। यह तो कोई सन्यासी है, सफेद बाल वाला। यह पेड़ तुमने गिराया है? हां, मैंने गिराया है। अब मैं ही इसे हटा सकता हूं। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे वह मूर्ति चाहिए। ओह, तो यह बात है। मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो? तुम जैसे इंसान का रास्ता कोई नहीं है। तुम भटके हुए इंसान हो। कहीं यह बाबा गोरखनाथ तो नहीं? तुम सही सोच रहे हो बालक, मैं ही गोरखनाथ हूं। यह मूर्ति वापस मंदिर में जाएगी। मैं तुम जैसे साधु संतों की हत्या नहीं करता, इसलिए बेहतर है कि इस पेड़ को हटा दो
और मुझे जाने दो। लो, मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी किए देता हूं। पेड़ हट गया। अब मूर्ति मेरे हवाले कर दो और फिर तुम जा सकते हो। यदि तुमने मेरा कहा न माना तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हें दंड दिया जाएगा। देखता हूं तुम मुझे इस मूर्ति को ले जाने से कैसे रोकते हो। लेकिन तभी, ओह, मेरे गले में फंदा। मेरे सारे नाग वापस पलट रहे हैं। उसके कंधे पर काला नेवला बैठा है। काला नेवला शिकांगी। शिकांगी, वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है। युद्ध होता है। शिकांगी नेवले का धारक बड़ा जादूगर होता है। मैं इसकी असीमित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए। शिकांगी नागराज के चारों तरफ घूमने लगा। ओह, इसने मेरे चारों तरफ जादुई लकीरें खींच दी हैं। तभी ठाक! भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। अगर यही इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करेंगे। महात्मा गोरखनाथ ने वशीकरण विद्या द्वारा नागराज के दिमागी हालत जानने शुरू कर दिए। नागराज, तुम नागमणि जैसे शैतान के गुलाम हो। उसने तुम्हें बनाया है, इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं। सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। तुम्हारे मस्तिष्क के चित्र मेरे मस्तिष्क में उजागर होंगे। बाबा गोरखनाथ अब पुरानी कहानी देखता है। नागमणि इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। वह सांपों का विशेषज्ञ था और सांप पकड़ने के लिए जंगलों में भ्रमण करता था। एक दिन वह जंगल में पहुंचा तो यह तो किसी नाग देवता का पुराना मंदिर मालूम पड़ता है। नागमणि को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह मंदिर में दाखिल हो गया। अरे बच्चा! ओह, कितना प्यारा बच्चा है। मैं इसे पालूंगा। फिर जैसे ही नागमणि ने बच्चे को गोद में लिया, एक नाग फुकारता हुआ उसके मार्ग में आ खड़ा हुआ। यह तो इच्छाधारी नाग है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और तभी इच्छाधारी नाग इंसानी रूप में आ गया। मेरे दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। ऐ इंसान, तू जो भी है, गौर से मेरी बात सुन। एक लड़की मेरी पुजारिन थी। किसी ने उसके साथ अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप यह बच्चा पैदा हुआ। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरी शरण में छोड़ दिया। तब से यह बच्चा इसी जगह पर है। मुझे इस बच्चे के संरक्षक की जरूरत थी जो इसे पाल पोसकर जवान करे और इसे अपनी मां के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के काबिल बना सके। मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। मैं इस बच्चे को पराक्रमी और बलवान बनाना चाहता हूं। आज से 20 वर्ष बाद तुम इस जगह आना। मैं तुम्हें मृत अवस्था में मिलूंगा। तुम मेरे कंठ से विष की थैली निकाल लेना और मेरे विष का भस्म बनाकर इस बच्चे को खिला देना। इसमें एक दिन मेरी जैसी योग्यताएं स्वतः पैदा हो जाएंगी। फिर वह सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। परंतु याद रहे, मेरी भस्म बनाकर खिलाने से पहले इस बच्चे को 1000 जहरीले सांपों से डसवाना होगा। हल्के जहर से तुम इस पर प्रयोग करोगे और सबसे अंत में तुम मेरे कंठ से निकली जहर की थैली से इसके शरीर में मालिश करोगे। थोड़ा सा जहर इसकी जिह्वा पर स्पर्श कराओगे और तब यह नागराज बन जाएगा। सांपों की कोई भी नस्ल इसे पराजित न कर सकेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और नागमणि ने उस बच्चे पर प्रयोग शुरू कर दिया। स्नेक मैन, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। जिस तरह राजा विष कन्या बनाते थे, मैं विष नर बनाऊंगा जिसके 1000 सांप गुलाम होंगे। नागमणि ने उस पर अपने जहरीले सांपों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इसमें गजब की क्षमता पैदा होती जा रही है। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। नागमणि के घर में ही नागराज बड़ा हुआ। अब वह वक्त आ गया है जब इच्छाधारी की भस्म इसे खिलाई जाए। भस्म खिलाने के बाद, ओह, अभूतपूर्व, इसके जिस्म की रंगत बदलने लगी। कुछ दिन बाद यह एक खौफनाक नाग की तरह नजर आ रहा है जिसका चेहरा इंसानों जैसा है। मैं सफल हो गया। नागराज पर अब मेरा अंतिम प्रयोग बाकी है।
नागराज के जिस्म पर इच्छाधारी सांप के जहर की मालिश की गई। लेकिन मुझे इसके ब्रेन पर कंट्रोल रखना होगा। अब कुछ वर्षों बाद इसमें नागधारी इच्छाधारी सांप के सब गुण आ जाएंगे। नागमणि ने नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन करके उसमें एक कैप्सूल फिक्स कर दिया। अब इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जो मैं सोचूंगा वही इसकी सोच होगी। नागराज, तुम मेरे गुलाम हो। तुम एक ऐसी मशीन हो जो मेरे लिए काम करेगी। हाँ, मैं आपका गुलाम हूं। 1000 सांप तुम्हारे रक्त में अदृश्य हो चुके हैं। जब तुम उन्हें जगाओगे तो वह तुम्हारे हाथों से जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे और एक दिन तुम स्वतः अदृश्य होने की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तब तुम इच्छाधारी सांप की संपूर्ण योग्यताएं प्राप्त कर लोगे। इस तरह गोरखनाथ ने नागराज की उत्पत्ति की पूरी कहानी जान ली। नागमणि ने इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया है। इसके मस्तिष्क का कैप्सूल निकाल देना चाहिए। गोरखनाथ ने योग्य विद्याओं से नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया और पिरोया गया कैप्सूल नष्ट कर दिया। यह है वह कैप्सूल। और जब नागराज होश में आया, अब तुम ठीक हो। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत तरोताजा, जैसे कोई बोझ हट गया हो। क्या तुम आतंकवादी गिरोहों के लिए अब भी काम करोगे? क्या तुम अब भी नागमणि के गुलाम हो? मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। वह सारे दृश्य मुझे याद आ रहे हैं। मुझसे कितने भयंकर अपराध करवाए जाने वाले थे। लेकिन असली जंग अब से शुरू होगी। मैं दुनिया से आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर दूंगा। मैं इन गिरोहों के सरदारों को पहचानता हूं। वह लोग अब अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह सकेंगे। इसे सजा मिल गई। यह सही रास्ते पर आ गया। आपके चमत्कारी शिकांगी नेवले ने मुझे घेर लिया था। अगर यह देवता तुल्य नेवला आपके पास न होता तो मैं आपके काबू में नहीं आता। काला नेवला शिकांगी नस्ल का होता है, जिसके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। यह नेवला वशीकरण शक्ति का स्वामी माना जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी जादुई शक्ति है। जंगली लोग इसकी पूजा करते हैं और जादूगर अपनी कला के लिए इसकी साधना करते हैं। यह नेवला गोरखनाथ ने बड़ी साधना से प्राप्त किया था और जब से शिकांगी उनके पास था वह रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बन गए थे। मुझे शिकांगी ने ही इस बात की सूचना दी थी कि तुम मूर्ति चुराकर भाग रहे हो और किस रास्ते से भाग रहे हो। जाओ, शिकांगी की कृपा से तुम आजाद हो गए हो। मैं सचमुच आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप सचमुच देवता हैं। न जाने मुझसे कितने अपराध होते और न जाने कब तक मैं नागमणि की गुलामी करता रहता। और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तुम मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने मस्तिष्क में खड़ा पाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नागराज का नया जन्म हो चुका था। उसे बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त था और वह आतंकवादी गिरोहों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। अब देखना यह है कि उसका निशाना सबसे पहले कौन बनता है। उधर गोरखनाथ ने मूर्ति को यथास्थान उसी मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति तत्काल लौट आने से सांप्रदायिक हिंसा रुक गई और कबीलों में गोरखनाथ की जय जयकार होने लगी। इधर नागराज अपने सफर पर निकल पड़ा। ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियोस, कॉमिक्स स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटा सा आग्रह भी है, कृपया नीचे दिए गए QR कोड्स को स्कैन करके हमारी टीम को आर्थिक सहयोग भी प्रदान करें ताकि हमारी टीम ऊंचे मनोबल के साथ आपको बेहतरीन सामग्री प्रदान करती रहे। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करते रहें। विशेष नन्ही दुनिया टीम।